सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। और सबसे पहले आप सबको देखने वालों को जहां जहां आज ईद मनाई जा रही है, सबको मेरी तरफ से बेहद ईद मुबारक हो। और बकरा ईद है, यकीनन जिस तरह से ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन भी हम देख रहे हैं कि दावत का सिलसिला जारी है। जिन्होंने कल देखा था कि जी कल कुर्बानी की थी, उनके घर दावत थी। आज जिन्होंने कुर्बान की है जानवर, तो उनके घर भी आज कुर्बानी का सिलसिला जारी है। टिक्के, बोटियाँ और बिरयानियाँ इस वक्त खाई जा रही हैं खूब खाबे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में काइंडली अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक आ जाता है कि लिया जाए और गोश्त से थोड़ा सा परहेज़ किया जाए। ज़ाहिर है सुन्नत इब्राहीमी निभानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इतने खाबे फोड़ने हैं कि आपकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो प्लीज़ इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। आज का जो हमारा शो है वो भी बड़ा स्पेशल होने जा रहा है कल की तरह। और हमारे गेस्ट, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ ईद की ज़रा गपशप भी कर लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या एक्टिविटीज़ रही, बेगमात का भी उन्होंने कोई हाथ बटाया या नहीं बटाया, या सिर्फ बस खाने पीने पे ही हाथ जो है वो अपना रखा है। लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं हस्बे मामूल। लगारी साहब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं। एहतशाम साहब आपको भी ईद मुबारक। जाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से आप लोगों को भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी बेहद ईद मुबारक। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से हमारे साथ हैं, आपको भी बेहद ईद मुबारक हो जी। अब ज़रा बारी बारी सबसे पूछ लेते हैं कि ईद पर ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं, पहला दिन तो आपने खा पी लिया, क्या दूसरे दिन भी वही उसी तरह से जो स्पीड होती है खाने की, और वही जो हम देखते हैं कि पहला दिन होता है ना ईद का कुर्बानी की गई होती है उस दिन, उस वक्त तो हम देखते हैं कि जनाब आप कलेजी भी खा रहे होते हैं, नित नए खाने भी बन रहे होते हैं, पकवान। तो कुछ दिल भरा है आज, या आज भी खाबे फोड़े जा रहे हैं लगारे साहब? बात यह है कि देखो, खाने पीने की भी एक उम्र होती है और बहुत सी चीज़ें। सर दिल जवान हर वक्त, दिल जवान हो तब भी डॉक्टरों के हम साए में रहते हैं। डॉक्टरों की हिदायत की रोशनी में खाने पीने का काम ये होता है कि डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाना है, ये खाना है। तो अब तक तो डॉक्टरों ने जो है बीफ और मटन दोनों हमारे लिए बिल्कुल सख्ती से पाबंदी की हुई थी। पिछले दिन डॉक्टर ने कहा कि ठीक है भी मटन खा लिया करें। तो इस तरह नहीं खाता हूँ मैं कि जनाब बिल्कुल कि अगले दिन के लिए गुंजाइश ना छोड़ूं। हमारी अगले दिनों के लिए भी गुंजाइश होती है। और ज़ाहिर है ईद है, और ईद का जो हम ये मकसद लेते हैं कि जनाब बस इसमें गोश्त ही खाना है। ईद का बुनियादी मकसद जो है वो कुर्बानी है। बिल्कुल, ये मकसद नहीं है कि आपने गोश्त खाना है, आपने गोश्त की कुर्बानी देनी है, ये एक मकसद है। और कुर्बानी महज गोश्त की नहीं, बल्कि बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। अपनी अना की, अपनी खुद पसंदी की, अपनी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी होती हैं इंसान को, तो उसका ख्याल करना होता है। ये नहीं है कि जनाब हमने मुकाबला करना है कि गोश्त किसने खाना है, कितना खाना है और किस हिसाब से खाना है। तो ये नहीं होता है। असल बात ये होती है कि आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि आपकी कुर्बानी किसी और आदमी के लिए बायस बरकत हो सकती है, या आपके इस लायक तो कोई और भी हो सकता है कि उसको जिसको साल भर खाने को नहीं मिला है, वो आज के दिन इस आस पे हो कि जनाब आपकी तरफ से गोश्त उसके यहाँ जाएगा और वो गोश्त खाएगा। देखें ये उम्र हमने भी गुजारी है कि जब हमें भी आस रहती थी कि फ़लाँ घर से आ जाएगा, शायद वो भेज दें, शायद वहाँ से आ जाए। ये उम्र से भी हम गुजरे हैं। अब इस उम्र में भी हैं हम कि जनाब हमारी तरफ से भी उम्मीद रखी जाती है कि इनके यहाँ से भी गोश्त आएगा, हो सकता है कि इनकी तरफ से आए। तो हमें ये देखना है, शायद गोश्त खाने का मुकाबला अब हमारी उम्र नहीं रही है। हमारे जो कंटेस्टेंट हैं आज उतने पुरजोश नहीं लग रहे। एहतशाम साहब, क्या गर्मी ज़्यादा इस्लामाबाद में? वहाँ पे ईद बड़ी गर्म लग रही है मुझे आज। या खाना आपने ज़्यादा खा लिया, आपको फूड कोमा हो गया? देखिए आमना, सवाल इस वक्त यह है कि आपने ईद का जिक्र किया और आपने कहा कि भाई गर्मी को सामने रखते हुए खाबे आपने कम खाने हैं, तो ये आपकी एडवाइस तो इतनी अच्छी नहीं थी। और लगारी साहब ने तो वैसे ही रोक दिया कि खाए कुछ ना, मतलब है कि जी तो कुर्बानी किसी और तरफ दे। लगारी साहब माजरत के साथ, कुर्बानी हम वो लोग नहीं है किसी और मामले में कुर्बानी देने वाले, हम कुर्बानी करके खाने वाले लोग हैं।
और ये पंजाब में तो आपने देखा है, यहाँ पे पंजाब के अब सख्तों में यही होता है। लेकिन हम ना उन्हें सीरियस नोट अगर ईद का दिन है, कुर्बानी की बातें करनी चाहिए, खाने पीने की, लेकिन आप देख लें, आप एक यूनिक चीज़ देखेंगे कि इस ईद पे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो सियासी और इक़्तिसादी हालात हैं और फिर ख़ास तौर पे महंगाई का जो आलम है, ये जो हमें बताया गया था कि जी ये 27-28% से ये 17-18% में महंगाई हो गई है, कम हो गई है, ये मैं आपको बताऊँ बिल्कुल गलत है। ये फिगर इतने गलत हैं। अभी आप देखें, लोग जानवर ख़रीद रहे हैं, कल भी परसों भी लोगों ने ख़रीदे, कितनी महंगाई है। और बाहर तो लगता है अच्छे खासे लोग आमना जो कुर्बानी किया करते थे उन्होंने हाथ खींच लिया है, या ये कि उन्होंने कहा कि चलें आमना आप तेरी दोस्त हैं। सर इस बार ना बकरे के नाम पे बकरी आ रही है, वो जो बजट में अच्छा खासा बकरा आता था, अब छोटी सी वो कहते हैं निकी जई बकरी वो मिल रही है। बकरी आ रही है तो बकरी का गोश्त का मज़ा भी नहीं है। और फिर यह है कि कुर्बानी, लेकिन देखें बुनियादी सवाल तो इस वक्त यही है ना कि हमारी परचेजिंग पावर आमना देखी जाए तो इतनी तेज़ी से कम हुई है, और पिछले साल के मुकाबले में साल देखें ऑलमोस्ट आधी हो गई है। लोगों से बात करें, लोगों के आम मसाइल को देखें, आपके घर के किचन नहीं पूरे हो रहे। इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी नहीं की, इसी वजह से नहीं की कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहरहाल किसी ने हिस्सा डाला, किसी ने कुछ किया, लेकिन असल बात है कि हम ना ये तो अब कुर्बानी का गोश्त जो है ना, इसको खाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लुगारी साहब ने बड़ी अहम बात की। देखें ना, असल चीज़ तो स्पिरिट है। अल्लाह पाक ने भी आप देख लें, हज़रत इब्राहिम से जब इम्तिहान लिया था तो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को उन्होंने कुर्बान करने के लिए किया। आपने देखा कि उस वक्त फरिश्ता आया और वो हट गया, नीचे बकरा आ गया। तो अल्लाह ने स्पिरिट देखनी है, अल्लाह को खाना पीना नहीं देखना होता। वो देखना है कि आमना और मैं और लगारी साहब, बाकी लोग, हमारे जाहिर शाह साहब, शहजादा साहब, इनकी इंटेंशंस क्या है। तो हमारे इंटेंशन देखी जाती है, और इंटेंशन माजत के साथ आज हम देख रहे हैं, आमना बड़ी अफसोसनाक बात है, माशरा जिस नहज पे चला गया, ये जो आप पे अपना अपना की बात होना शुरू होगी ना, इससे हम बहुत दूर हो चले हैं। रिलीजन से तो हम वैसे दूर हैं। हमने अपने देखा कि सोशल फाइबर हमारा जितने बुरे तरीके से ख़राब हुआ है। आज सियासत के चक्कर में भाई भाई, बहन भाई, बाप, रिश्तेदार एक दूसरे से बात नहीं करते। हाँ, नफ्सा नफ्सी है, लेकिन अच्छी बात है हमना कि ये बहरहाल ये अब जो त्यौहार होता है इसको मनाना होता है, लोगों ने मनाया। और बावजूद इस बात के कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा परेशान भी और जिन हालात से गुजरे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई ईद है, बड़ी ईद है, हमारा एक मजहबी त्यौहार है, दुनिया देख रही है, तो लोगों ने खाना पीना अल्लाह गुल्ला रखा। और जो आप एडवाइस कर रही है ना, अपना कतई तौर पे आपकी एडवाइस कोई नहीं मानेगा कि गर्मी है, खाना कम खाए। और लोग कहेंगे कि देखो जी सानू खाने में मिले तो हमने कहनी ना खाओ। सही बात है, इक्का दुक्का शायद जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो सुन लेंगे, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी। शाह साहब, आप तो बैठे हुए पेशावर, हम तो कराची वाले और इस्लामाबाद वाले तो गर्मी से बेहाल है। गर्मी में अब कितना खा सकते हैं, दिल तो बड़ा कर रहा है, नज़रें तो जो कहते हैं ना कि वो आँख की भूख नहीं भर रही, अब गुंजाइश नहीं है, लेकिन आंखों से देख देख के भी गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर जितना खाएंगे तबीयत ख़राब होगी यहाँ पर। उधर तो फिर भी मामला ऐसे, आप थोड़ी ठंडी जगह पर निस्बतन आप तो खा पी कर मजीद ठंडे इलाके में जाके सैर भी कर सकते हैं। आपके ईद का पहला दिन जो है ना, नहीं आपके ईद के पहला दिन बड़ा गरम था। आज मुझे लगता है लगारी साहब और आप सब जो है बड़े स्लो चल रहे हैं, ज्यादा खा गए हैं आप लोग ज्यादा। असल में मैं तो ये कहूंगा कि आपसे ज्यादा गर्मी तो यहाँ हमारे यहाँ पड़ रही है। आपके ना होने का फायदा उठाया सर, आपके करीब है ना, नॉर्दर्न एरिया तो सारे करीब हैं, तुसी खाओ तो सैर वास्ते निकल जाओ। आ जाती है हमारे यहाँ तो जब गर्मी पड़ती है तो पेशावर में ऐसी गर्मी पड़ती है कि एक्सट्रीम की होती है। तो इस समय भी गर्मी भी बड़ी ज्यादा थी, लेकिन बहरहाल देखें ईद का अपना एक मजा है और एंजॉय किया। गर्मी सर्दी हमारे यहाँ तो ज्यादातर देखें ज्यादातर गरीब सूबा है, तो मिलजुल के कुर्बानियों का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इज्तिमाई कुर्बानी का। बड़े बड़े शहरों की निस्बत जहाँ पे ऊंट और दुम्बे और 40-40 लाख के जो है वो बैल, और आप कह रहे हैं कि 50 लाख का दुम्बा भी ज़बह होता है, लेकिन यहाँ जाहिर बात है हम इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो ओवरऑल बाकी मेरे ख्याल में शहजाद साहब भी मेरे साथ पेशावर वाले तो वैसे यूज्ड हुए बहुत ज्यादा गोश्त, लोगों के अंदर जज्बा है। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें तो करीब ही है। मैं कह रही हूँ शाह साहब, मेरे ख्याल में देखिए ट्रेंड मुख्तलिफ है। नहीं मैं कह रही हूँ पेशावर के जो लोग हैं ना, खास तौर पे हमारे वो जो नॉर्थ साइड के हैं, वो केपी वाले लोग, वो तो वैसे गोश्त के बड़े यूज्ड टू हो चुके हैं, शौकीन तो हैं ही, लेकिन यूज्ड टू बहुत हैं। उनको तो वो खाओ पियो भी तो लगता नहीं, क्योंकि वो बाद में जो कावे चलते हैं उसके बाद। जी
देखिए मेरे ख्याल में ईद का जो अपना एक मजा है ना, उसको एंजॉयमेंट आप उसको खत्म नहीं कर सकते। यानी सुबह से लेके नमाज के बाद आपकी कुर्बानी का एक फैक्टर, और दूसरा उसके साथ साथ एक वो जज्बा है जो मजहबी, वो भी आपको पता है कि इस साइड के लोग जरा ज्यादा रिलीजियस माइंडेड है और बड़ा पर्टिनेटली ख्याल रखा जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई शायद 50 लाख का बैन न अफोर्ड कर सके, लेकिन मिलजुल कर कुर्बानी का फैक्टर जरूरत है। जहाँ तक खाने का ताल्लुक है तो हम देखिए गोश्तखोरी इस रीजन के अंदर ज्यादा है, ट्रेडिशनली भी है, एक ट्रेंड भी है। और दूसरा मेरे ख्याल में जो एक तब्दीली आपको नजर आएगी ना ईद के मौके पे, वो ये कि आपको दुम्बे कम नजर आएंगे। यानी केपी के अंदर कुर्बानी के लिए दुम्बा कम इस्तेमाल होता है बनस्बत बड़े जानवर, क्योंकि ज्यादातर इज्तिमाई कुर्बानी होती है। दूसरा तमाम बहन भाई फैमिलीज मिल के एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एक माहौल होता है कि सब मिलकर किसी एक बड़े भाई के या वालिदैन अगर जिंदा हो तो उनके घर में कुर्बानी करते हो। फिर वो मतलब जो सारा दिन होता है ना कि आप गोश्त काटें, हर चीज को अलग अलग करें, ये रान है, ये आपकी पसली है, ये आपके शोल्डर है, ये आपका पुट का गोश्त है, सबको अलग अलग किया जाता है। और जब आखिर में आप कहते हैं ना तकरीबन 12-1 तक सारे थक हार जाते हैं, तो उसके बाद बाकी जब उसकी तकसीम होती है तो वो बड़ा मजा होता है। आप किसी एक छोटे बच्चे को या बच्ची को खड़े करके तो उस गोश्त को तकसीम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखें ये भी एक इसार और कुर्बानी का फैक्टर है। बाद बड़ा भाई जो होता है वो अच्छे गोश्त जो उनके हिस्से में आता है तो वो छोटे भाई को कहते हैं नीचे आप रख लें। तो द थिंग इज के आपके अंदर एक, मैं समझता हूँ, इज्तिमाइयत का एक फैक्टर आता है, क्योंकि ईद हम सब मिल के मनाते हैं। बाकी खुशी के मौके हमारे लिए दोनों ईदें ऐसी हैं कि आप मजहब के साथ रिलीजियस हम कह सकते हैं रिलीजियसली हम उसको मतलब उस त्योहार को मजहब के लिहाज से भी देखते हैं और एक कुर्बानी के लिहाज से भी देखते हैं। दूसरा जो आम फैक्टर आपने खाने वाली बात की, बिल्कुल गोश्तखोरी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ बड़ी ईद के मौके पर या तो आप देखेंगे कि बड़ा जानवर है, इवन ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है, मिलजुल कर दी जाती है। बकरा और दुम्बा, मतलब है आप समझते हैं कि बकरे ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिवली दुम्बों के। दूसरे आम हालात में आप देखेंगे कि नॉर्थ के अंदर, केपी के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर आपको दुम्बा ज्यादा खाने को मिलता है। जो चेंज ट्रेंड होता है ना यहाँ पे गोश्तखोरी का, वो ये है कि जनाब बड़ा जानवर उसके आप दुम्बा कढ़ाई वहाँ की बड़ी मशहूर है। जब जाते हैं हम लोग ये ठीक ठाक वहाँ से वजन भी फिर गेन करके आते हैं, क्योंकि आप लोग तो यूज्ड हो, आप लोग तो पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, हाइकिंग कर रहे हैं जी, इधर उधर निकल रहे हैं। नॉर्थ के जो साइड के लोग हैं, ये पंजाबी थोड़े सुस्त हैं मामला। अच्छा, ये अफगानिस्तान में भी ऐसा होता है, दुम्बा और लस्सी, ये कमाल की चीज़ होती है। कई दफ़ा जो है अफगानिस्तान के सफ़र के दौरान हमने सिर्फ ये देखा कि जनाब दुम्बे का गोश्त होता है और लस्सी जो है वो ज़रूर सर्व की जाती है। तो ये एक वो होता है। कई बल्कि लीडरों के साथ, सियासी लीडरों के साथ भी, मुल्ला उमर के साथ हमने दुम्बे का गोश्त और जो है अपना और लस्सी जो है उसके साथ हमने खाना खाया था। लेकिन ज़ाहिर ईद का मौका नहीं था, वहाँ तो यूज़ टू हैं लोग, वहाँ पर दुम्बे का जो है गोश्त इस्तेमाल करते हैं। और अल्लाह करे कि आप हमारे तालिबान को यह अक्ल आए कि दहशतगर्द जो वहाँ मौजूद हैं उनका कला कमा करें और पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ऐसे हों कि भाई अनिल लगारी साहब आप और एहतिशाम साहब मेरे ख्याल प्लान बनाएं और मैं और शहजादा साहब आपको बॉर्डर पार करवा के उधर ले जाएंगे। आप दुम्बा खाना चाहें, नहीं तो हम दोनों को अच्छी बात है सर जी, मैं किधर है आमना, अच्छी बात है कि जाहिर शाह ने आपका नाम नहीं लिया, हमें बॉर्डर पे छोड़ के भाग आएंगे। ऐसा भी होता था, तो हम आपको खैर कोई बात नहीं, हमारे पास रास्ते हैं, हम आपको ले जा सकते हैं। ये जुल्फिकार साहब हमें वो रास्ते बंद कर रहे हैं। जुल्फिकार साहब से मुझे एक गिला है भाई, हमने जब ईद पे पहले भी शो किया उस वक्त भी इनकी पार्टिसिपेशन, जब तक इनके पास आएंगे नहीं, इनको ईद मुबारक नहीं कहेंगे, हाल अहवाल नहीं पूछेंगे, वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। जुल्फिकार साहब मैंने कहा मेरा नंबर आएगा। नहीं सर, आप कोयटा वैसे आज कोई नंबर नहीं, सब घूम फिर के फिर मेरे पास नंबर आएगा। आप पहले नंबर लहरें पहाड़ों पर उतरते चढ़ती रहती है ना, लहरों का मसला है। ये जो रेडियाई लहरें हैं ना, बात है आप जो है हमेशा बड़े शहरों से शुरू होती है। ये गिला है शाह साहब से, गिला है कि शाह साहब आपको अफगानिस्तान की सैर ना या सैर के लिए या आपको नहीं ले जाते। आप खातून है, अफगानिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं खातून की, ये याद रखिए। सही बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में हैं। ये रवायत नहीं होनी चाहिए क्या? ये भी बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि जैसे जब हम सुन्नत इब्राहिमी निभा रहे होते हैं, तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद कुर्बानी की थी, तो हमें हमारे मर्द हजरात जो हैं वो क्यों खुद इस चीज़ की रवायत नहीं डालते कि वो खुद कुर्बानी करें, बजाय कि हम जो उनके ऊपर इतना रिलाय करें। इस मैसेज आप किसको दे रही हैं?
आपने सर आप मुझे कहानी गिरा रहे थे, हम ब्रेक लेते हैं, बात करें, ब्रेक लेके ना, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से हम कंटिन्यू, ज़ुल्फ़िकार साहब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। जो हम बात कर रहे थे, ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे और ब्रेक लेना पड़ी। ज़ुल्फ़िकार साहब, ये जो हम कसाई वाली बात कर रहे थे, कसाई मर्द हजरात पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो हैं, वो क्यों खुद पार्टिसिपेशन नहीं करते, वो खुद क्यों नहीं गोश्त बनाते, खुद क्यों नहीं कुर्बानी करते, कसाई पे क्यों हम इतना रिलाई कर रहे हैं? देखें, आप यकीन करेंगे कि मैंने बड़े अरसे तक अपने घर में खुद ज़िबा किया है, खुद ही उसको जो है वो काटा है और उसके टुकड़े किए हैं। लेकिन अब क्योंकि वो इतनी एक वो मसरूफियात, अब तो वो कहते हैं ना कि इस हद तक भी किया कि चलें उस पर छुरी आप फेर दें, तकबीर फेर दें, और उसके बाद मोहल्ले वाले बुक कर लेते हैं अपना, हमारे शहजादा ज़ुल्फ़िकार को मोहल्ले वाले बुक कर लेते हैं, घर की कुर्बानी करने का मौका नहीं आता है। अगर हम अदवार की बात करें, उनकी क्या ही बात थी, वो जिस तरह से एक पूरी फेस्टिविटी, पहले एक माहौल बनाया जाता है, एक एक्साइटमेंट होती है जी, ईद आ रही है, सब चीजें। अगर आप जी नहीं, वैसे आमना मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ आजकल भी आप खास तौर पे जो शहर पेशावर है उसके अंदर बाकायदा वो ट्रेडिशन है, बकरे खरीदे जाते हैं, उन्हें सजाया जाता है, उनको मेहंदी लगाई जाती है और बच्चे फिर वाकई लेके घूमते हैं। अब मतलब शहर से बाहर, हम पोश एरियाज में नहीं कहते, लेकिन जो अंदरून शहर जिसको पेशावर शहर कहा जाता है, अभी आप देखेंगे बच्चों ने घुंघरू बांधे होते हैं, बैलों के, बकरे के, दुम्बे के, साथ साथ उन पर मेहंदी लगाई होती है, बड़ा एक मतलब एक जबरदस्त किस्म का माहौल होता है। और साथ यहाँ पे एक ट्रेडिशनल ये है कि आप बड़े खूबसूरत किस्म के उसके ऊपर आप जो है ना उनका हार पहनाए होते हैं, बड़ी इंजॉयमेंट। मैं तो ये समझता हूँ इस दफा भी हमने देखा बड़ा अच्छा एक लाइवली माहौल था, खासतौर पर जो अंदरून शहर के जो ट्रेडिशनल शहरी लोग रहते हैं पुराने जमाने से। हम ये नहीं कहते कि जो बाहर से लोग आके माइग्रेंट ट्राइबल एरिया जाए तो वहाँ जरा ट्रेंड बदला हुआ है। बिल्कुल, इंसानियत की खिदमत ये सबसे आ गया। बिल्कुल सही। एहतशाम साहब जी, हम ना देखें, मैं एक बात सोच रहा था, अभी आप देखते हैं हमारे दीन में जो बताया गया हमें वो यही है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करता है वो सारा का सारा गोश्त अपने पास रख ले तो शायद उस पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही आमना। लेकिन आइडियली ये होता है आमना कि 3 हिस्से के जी, एक हिस्सा आप अपने लिए रखते हैं, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन माजरत के साथ अब देखने अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, आमना अपने फ्रीज़र, अपने जिसको कहना चाहिए फ्रिज, इस तरह भर लेते हैं कि अगले 4-6 महीने उनको जाना नहीं पड़ता उसके लिए। देखिए वही जो लगारी साहब बात कर रहे थे, आपने भी शुरू में बात की थी कि एक स्पिरिट होती है ना, भाई खाना ही तो सब कुछ नहीं है ना। और फिर ये है कि बेशुमार जगहों पे हमें जिस तरह बता रहे हैं, जो लोग होते हैं वो तो वैसे पूरा साल खाते रहते हैं गोश्त, अब ये एक वक्त होता है खाते रहते हैं, उन्हें क्या है। और फिर वो लोग हैं ऐसी, इवन आप ना देखें सऊदी अरब में भी लोग जाते हैं, बताते हैं कि बावजूद इस बात के कि बड़ा पैसा सब कुछ है, वो कहते हैं शहरों की हद तक आपको गोश्त नज़र आता है। अगर जद्दा से आप मक्का से 50-60 मील दूर चले जाएं तो वहाँ पे भी ऐसे देहात गांव हैं, वहाँ पे लोग कहते हैं कि साल के बाद हम गोश्त खा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है स्पिरिट तो ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त जो है ना आपका, जिसको दिया जा सकता है दिया जाए। आपके भाई हैं और जो जिसको कहना चाहिए क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख आपके साथ रहना है, उन्हें भी तकसीम करें। पहले एक ज़माने में लोग कहते हैं नहीं देना, उनको नहीं देना, अब कहते हैं नहीं भी उनको भी देना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है ये स्पिरिट रहनी चाहिए कि खाने से ज़्यादा लोगों की मदद हो, और ख़ास तौर पे वो बेचारे जिनको गोश्त खाने को नहीं मिलता। और वैसे आपस की बात है, हम ना गोश्त खाना कोई इतना आसान काम नहीं रह गया। आप मैं सारे दोस्त जो है ना जब इतना रेगुलर खाते थे, शायद हमने भी ब्रेक लगाई है कि शायद मुश्किल हो रहा है। तो ये चीज़ें भी मेरा ख्याल है ज़हन में रखनी चाहिए। असल बात फिर वही है कि कुर्बानी का जज्बा, आपने कुर्बानी करनी है और उसमें भी बहुत कुछ होता है, माल की भी और सबसे अजीज़ चीज़ की भी, अपनी ज़ात की, अना की भी, खुद अपने आप की खुद पसंदी की भी, इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देनी है। अपनी मैं को मारना है, उसके बाद आप उसको जब मार लेंगे तो फिर उसके बाद जो है आप कह सकेंगे कि हमने कुर्बानी की। अगर वही हसरतें, ख्वाहिशें, उमंगें दिल में परवान चढ़ रही हैं और नई नई हवस आ रही है और हवस पे हवस बढ़ती जा रही है, तो फिर कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। हवस है जो बढ़ती जा रही है। तो मेरे ख्याल में हमें असल बात तो ये देखनी चाहिए कि कुर्बानी देनी है हमने, तो हर चीज़ की कुर्बानी समझी जाए। चलें, अब हम एक रैपिड फायर कर लेते हैं राउंड, और मैं चाहूँगी क्विकली इस पे आंसर्स हो ताकि हम अपने अगले सेगमेंट की जाने पड़े। लगारी साहब आपसे चलें, आगाज़ कर लेते हैं। ये ईद उल फितर को आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं या ईद उल अज़हा को? यहाँ से पता चल जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में ईद उल फितर पर ज़्यादा वो होता है
एक तो उसमें जानवर की कुर्बानी का मसला नहीं होता है, दूसरा ये है कि उसमें रंग बहुत होते हैं, उसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट, एक पूरे महीने के रोज़े के बाद लोगों की खुशियाँ, ख़ास तौर पर बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगरचे बकर का लफ्ज़ी मैनी है गाय, लफ्ज़ी मैनी इसकी जो है वो गाय का है। तो गाय की जो होती है वो बहरहाल कुर्बानी होती है, मवेशी की कुर्बानी होती है, और लेकिन जो रमज़ान के बाद ईद है उसमें रंग बहुत होते हैं, उसमें लोगों की खुशियाँ बहुत होती हैं, मेल जोल ज़्यादा होता है। और ये नहीं है सुबह सुबह उठो भाई कसाई के पीछे भागो, उसके पीछे भागो, ये सब कुछ नहीं होता है। सही। जुल्फ़िकार साहब, आप बताएं किस जानवर की कुर्बानी करना पसंद है आपको, सबसे ज़्यादा फेवरेट जानवर जिसका आपको गोश्त भी पसंद हो? बकरा, मेरे ख्याल में बकरा ठीक है, इसलिए कि बकरा एक तो उसका गोश्त मुझे भी लजीज है, चर्बी ज्यादा उसमें नहीं होती है। आजकल जो शहर के लोग हैं वो कहते हैं कि बीमारियां हैं, वो दुम्बा अगर आप खाएंगे ज्यादा उसमें आपको वो होगा, उसको फैट ज्यादा है, एक तो उसको हजम करना बड़ा मुश्किल है। तो बकरा जो है वो ज्यादा ट्रेंड जो है वो ज्यादा, और मुझे पसंद है कि बकरा उसके गोश्त खाया जाए, उसको कुर्बानी की जाए। एहतशाम साहब, मंडी जानवर खुद खरीदने जाते हैं या फिर ये बच्चों का ही काम है कि जी वो ले आए हैं, किसी को कह दिया? अभी भी जाते हैं? अपना देहदारी की बात है, एक मुद्दत तो होगी, नहीं मंडी जाना नहीं होता। यही है कि किसी को कह दिया तो वो ले आए कि जी किसी ने कहा कि जी गांव देहात में हमने बड़ा अच्छा जानवर पाला हुआ है, आप घर का है आप ले लें, तो ले लिया। यही है कि सच्ची बात है। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे से बच्चे कहते हैं जी वो एबटाबाद में ऊपर गांव में उगी में भिजवा दें, फलां जगह भिजवा दें, कुछ जानने वाले हैं उनको भिजवा देते हैं। लेकिन आइडियली यही है, कहा ही जाता है कि जी एक दो जानवर आप कम से कम घर में तो करें। और छोटे बच्चे हम ना, उनको अगर रवायत का पता ही नहीं होगा कि भी ये बकरा ईद होती है, जानवर काटे जाते हैं, उनको देखा जाता है, तो मेरे ख्याल इससे हम दूर हो रहे हैं। एक और वो जो सब लोग बातें कर रहे हैं हम ना खाने के हवाले से, देखिए ठीक है खाना पीना तो अपनी जगह सब लगा रहता है, लेकिन दो ईदों के हवाले से ये छोटी ईद जो है ना, इसका वाकई एक मज़ा इसलिए होता है कि एक साल के बाद आती है, उसके बाद आप जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं, बाकी दोस्त कह रहे हैं कि महीना रोज़े रखे उसके बाद आई, और फिर ये जो आगे जो 2 महीने के बाद ईद आती, लोग कहते नहीं जी फिर तो बड़ी जल्दी ईद आ गई। और फिर ये सही बात है कि आधा वक्त हमारा कसाई को ढूंढने में लग जाता है, उसके साथ भाव ताव में लग जाता है। और फिर ये कि घर वाले भी महसूस करते हैं, ख़वातीन भी अब सच्ची बात है महसूस करती हैं कि जी हमसे नहीं संभाला जाता, ये काटना कटवाना जो आप बाहर ही करवा लें तो अच्छा है। तो जो मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है, ये जानवर घर में होने चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि भी क्या है हमारी ट्रेडिशन। ये शाह साहब से पूछते हैं, शाह साहब ये कराची वाले तो जो हैं वो तो वाइफ का हाथ बटाते हैं, ये आप सिर्फ खाते हैं या हाथ भी बटाते हैं, खाना शाना बनाते भी हैं? नहीं, आप क्या बात करिए, हम तो जब छोटे थे उस वक्त से अम्मा का हाथ बटाते थे। अब सब घर वालों का भी हाथ बटाते हैं, उस पे उस वक्त लगाए खाना पकाना आता है तो घर में पकाते ही देर क्या है। मेरे ख्याल में मेरे बुजुर्ग सारे तीनों मतलब मुझसे तो कम से कम बुजुर्ग ही हैं, मेरे सीनियर भी हैं। मेरे ख्याल में पता नहीं ये बटाते थे कि नहीं बटाते थे, हमारी तो मजबूरी है, वक्त बड़ा बदल गया, आहिस्ता आहिस्ता बटाना पड़ता है। और दूसरा एक बड़े आज जाहिर शाह का पता चल गया है कि सारे फैसले बेगम ही करती हैं। अच्छा सर, वैसे एक बात बताऊं, आप मेरी बात सुने, अब अगर आप नहीं मानते आपकी अपनी मर्जी है, मैं बंदे को मान ही लेना चाहिए। आजकल मेरे ख्याल में बड़े बड़े लोगों के फैसले जो है ना वो आप तो घर वाले भी देख ही रहे हैं ना, आप तो घर वाले भी देख रहे हैं कि कौन किस तरह से अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन जाहिर शाह साहब जो हैं घर के अक्सर काम करते हैं और बाकायदा खाने बनाने में भी हाथ बटाते हैं, सारा कुछ करते हैं। मेरी बात सुने, इसमें कोई आर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि खुद पकाता हूँ। अब तो चले मतलब कुछ थोड़ा सा वो ट्रेंड बदला है बीमारियों की वजह से कि अब, लेकिन मेरी आदत है, मैं बिल्कुल जब कलेजी खुद पकाता हूँ, उसके अलावा कीमा बड़ा अच्छा पका सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ आपके मेरे ख्याल में शहजाद साहब मानेंगे कि हमारे यहाँ जो टिक्का और बारबेक्यू है वो तो हर पठान जो है ना वो जरूर करता है, उसके बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता, चाहे वो हम घर में करें बाहर करें। लेकिन एक बड़े मजे की चीज जो आखिरी में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे लिए दोनों ईदें एक ही तरह की होती हैं। वैसे कि हम सब बैठे हुए हैं, लोग ईद मना रहे हैं और हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और यही सहाफियों की जिंदगी है कि वो लोग जो है ना ईद पे एंजॉयमेंट कर रहे थे और हम दफ्तरों में होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड एक ऐसा मुश्तरक है दोनों ईदों में जो कि शायद मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। घर बैठ के वैसे शाम तक कभी इत्तेफाक सारा दिन दुनिया फिर नींद भी पूरी करने बैठ जाते हैं, बेहतर है कोई एक्टिविटी हो जाती है हमारी। चले जी हम क्विकली, क्योंकि बचपन में आप सबने ये चीज़ें इस प्ले का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम थोड़ा सा बचपन को भी रिकॉल करते हैं, अपने चाइल्डहुड को। रिडल पहेली, मैं एक पहेली सामने रखूँगी और आप लोगों की इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो पहले बूझ लेगा, जो जल्दी आंसर दे देगा वो जीत जाएगा।
चले मैं पहेली लिखने जा रही हूँ लगारी साहब। तन की लंबी, सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। चलें जी, ये अब आप लोगों का इंटेलिजेंस टेस्ट है। तन की लंबी और सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी ये तो चुरी है। ये लगारी साहब ने मुझे चीटिंग की है। ये लगारी साहब ने चीटिंग की है क्योंकि इनके पास पर्चा आ गया था। पर्चा आउट हो गया था ये। ये पर्चा आउट होने की कैंसिल कर दे पर्चा। चले कैंसिल कर दे पर्चा, कैंसिल कर। टिकट तो नहीं है ये पर्चा बाकियों के पास तो नहीं आया था कि मैं बाकियों का टेस्ट ले लूं इंटेलिजेंस। मेरे ख्याल में आमना ये इनाम में है, ये किसी के पास नहीं आया होगा। तो कराची में ही पर्चा, स्टूडियो में आउट हो गया होगा पर्चा। स्टूडियो में किया होगा तो फिर इन्होंने किया होगा, मैंने तो नहीं किया है ना, मुझे इनको पता होगा। ये तो आमना ज्यादती होगी है। लगारी साहब को आपने पर्चा आउट कर दिया, हमें बाहर बैठे हैं दूर, तो हमें पता ही नहीं क्या है। मुझे नहीं पता लगारी साहब की नजर इतनी अच्छी है माशाल्लाह से। हमने उनको पर्चा दिया लेकिन पर्चे पे हमने जो जवाब था ना उसको मिटा दिया, तो लगारी साहब ने वो भी मुझे लगता है ढूंढ निकाला है। कहाँ से? मुझे लिखा हुआ है ये नहीं, ये अच्छा यानी आपने सही आंसर दे दिया फौरन। चले अगली हम पहेली रखते हैं, लेकिन ये लगारी साहब के लिए नहीं, ये बाकी 3 कंटेस्टेंट्स के लिए हमारे। अपनी मंजिल का पता नहीं, आपको रास्ते समझाए, खुद उलझे हुए आपको सुलझाए। अपनी मंजिल का पता ऊपर से गुजर गया, मुझे तो समझ नहीं आई क्या। अपनी मंजिल का पता नहीं। सर वैसे मैं भी इस मामले में ना ये रिडल और पहेलियां बहुत बुरी हूँ। आपको रास्ते समझाए, खुद उलझे हुए आपको सुलझाए। ये तो गूगल बाजी है। मैं वही कहने वाला था एग्जैक्टली, गूगल वाली बाजी है ये मोर और लेस आप पहुंच गए। वैसे ये ट्रैफिक सिग्नल्स का आंसर था, लेकिन ये वाकई ही गूगल बाजी पे ज्यादा सूट कर रहा है। ये आपने सही पकड़ा है, जुल्फिकार साहब ने बिल्कुल सही पकड़ा है। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास मजीद टॉपिक्स होंगे, ईद से हट के भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव इस शो को बनाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब हम कुछ बात कर रहे थे जादू की, वो जादू जिसे लोग AI या मसनूई जहानत के नाम से जानते हैं। मसनूई जहानत का जिक्र आजकल हर तरफ है। ये तेज़ी से फ़रोग पाता शोबा है जिसका असर ज़िंदगी के हर पहलू में हमें दिखाई दे रहा है। रियाजी का कोई मुश्किल सवाल हल करने से मजमून तहरीर करने तक, तस्वीर बनाने से लेकर इंतकाल शुदगान की वीडियोज़ बनाने तक, गाने के बोल लिखने से मौसीकी तरतीब देने तक, हर काम हम देख रहे हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मिनट्स सेकंड्स में किया जा रहा है। लेकिन जहां इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान बना दी हैं, वहीं ये इंसानों का रोज़गार भी निगल रहा है। गुज़श्ता साल अमेरिका में सिर्फ मई के महीने में 4000 अफराद AI की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, जबकि बरतानवी अखबार दी गार्डियन में शाया होने वाली एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में AI की वजह से तकरीबन 8 मिलियन अफराद का रोज़गार दांव पर लगा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये मजमून पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल इसका वैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा जैसा बाकी दुनिया में हो रहा है। अपने तज्ज़ियाकारों से इसके इस्तेमाल से मुतालिक जानते हैं और क्या इसका इस्तेमाल जिस तरह से हम देखें कि हमारी अपनी सलाहियतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। जब हम सब चीज़ें AI पर छोड़ देंगे तो डेफिनेटली इससे आपकी जो इंटेलिजेंस है वो भी मुतासर होगी। मैं आगाज़ करूँगी, जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं AI के इस्तेमाल को? बड़ा ये कहीं ना कहीं आप सोचें कि डेंजर भी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे भी बेहद हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं वैसे एक लाइटर नोट जो है, हमें फिक्र पाकिस्तानियों को कोई इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। वैसे भी वो सुस्त और काहिल हैं, जब यहाँ आएगा उसको करेंगे फिर देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी बड़ी लेट आएगी, अगर आएगी तो कुछ शहरों में अगर आई ये। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन जगह पे जहाँ ऑलरेडी लोग बरसर रोज़गार हैं, वो जब उनको रिप्लेस करेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह उनकी खपत हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है और उसमें जो मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ हमें पहले से तैयार अपने बच्चों को करना चाहिए। और तरक्की मुमकिन यही है कि आप पहले से उस चीज़ को तैयार हों उसके लिए, और उन शोबों में बच्चों को तालीम भी दें। मैं नहीं समझता हूँ कोई इतना थ्रेट है। इससे पहले आप देखें, कंप्यूटर के लिए लोग कहते थे
लोगों को ये ज़रूर है कि सुस्त और कायल बना दिया। जैसे फ़ोन में आप उस पर चले जाएं, आपके कॉन्टेक्ट्स में चले जाएं, मुझे अपने भाई अपने बच्चों का नंबर भी जो है मैं याद नहीं करूँ से जो है कोशिश करूंगा कि वहां से उनको नंबर कॉल करूं। नाम मैंने सेव किए हुए उसके, मैं तवज्जो ही नहीं देता हूं। लेकिन अगर आप तवज्जो दें, खुद डायल करें, तो आपको कुछ नंबर जरूर याद हो सकते हैं। अब तो खुद भी लिखें ना लिखें, आप जाकर AI के उससे आप कोशिश करें। GPT अभी GPT है, आप अपने यहाँ से वो कर लें। अभी तो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये काम शुरू कर दिया कि सर आपको पूरी असाइनमेंट्स बना देते हैं, पूरे मज़ामीन लिखवाते हैं जी। देखिए ना, मज़ामीन रख देते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटियां तो रिजेक्ट कर देती हैं। इससे पहले गूगल और वो कहते हैं आपने कॉपी की है। अब GPT जब से आया है तो उसमें अभी तक वो कंफ्यूज हैं। उनमें कुछ 60%, 70% बच्चे निकल जाते हैं, कुछ 30 जो बड़े स्मार्ट नहीं होते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो ये भी एक मुश्किलात है। लेकिन देखिए, दर हकीकत है, बस मैं दर हकीकत ये है, तैयार रहना चाहिए। और उसको एक बड़ा फायदा हुआ है शाह साहब, वो फायदा ये हुआ है कि विद इन सेकेंड्स आपको क्विकली कोई ईमेल करनी है, आपको कोई ऐसा काम आ चुका है जिसमें आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए तो AI तो बहुत अच्छा है। लेकिन इससे ऑब्वियसली जब हमारी राइटिंग स्किल्स हो गई, हमारी सोचने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। हम इतना रिलाई करना शुरू कर दिए इस टेक्नोलॉजी पे। देखिए, मेरे ख्याल में इंसानी कैपेसिटी इससे बिल्कुल इफेक्ट हो रही है। अब अगर हम अपनी मीडिया की बात करें तो उस ज़माने में अखबार के लिए लिखा जाता था पेन और पेंसिल से, कागज़ से, उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती थी, उसके बाद जो है वो उसकी एडिटिंग होती थी, उसके बाद जाके वो चीज़ बनती थी। और अब आप ये तमाम 4-5 शौक़ आपके ख़त्म हुए। अब आप डायरेक्टली, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो बोले भी खुद, लिखे भी खुद और बात भी खुद करे। मेरे ख्याल में वो एक सिलसिला हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारे जैसे मुल्क है ना, वहाँ वैसे भी किसी चीज़ की भी कदर नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कोई भी अगर टैलेंटेड बच्चा जो है ना, अगर वो हाइड्रोजन से जो है वो कहीं जाके फ्यूल बनाता है तो वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कोई अगर सोलर बैटरीज लॉन्ग टर्म पर गाड़ियों के लिए बनाता है तो हम उसको जो है ना वो एक्नॉलेज नहीं करते। वो बाहर जाएगा, फिर भी ब्रेन ड्रेन होगी उधर ही। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का, पहले ही हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि हम बहुत सारे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं ना एग्जाम्स के अंदर। मतलब वो नीचे से जो है वो कागज फेंकने का, पर्चे निकलवाने का, जो एलीट क्लास है वो अपने बच्चों के दाखिलों के लिए सीटें क्रिएट करने का, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त खतरनाक मामला जो पाकिस्तान के लिए शायद होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले ही हम कह सकते हैं कि लेजीनेस ज़्यादा, जैसे शहजाद साहब कह रहे थे, और हम इफेक्टिवली उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन जो आइंदा आने वाला वक्त है, मेरे ख्याल से अगर जितना आप इस तरीके से अपने आप को मजीद रिडंडेंट करेंगे, रिसर्च का कॉन्सेप्ट खत्म होगा, चीज़ें आपको तैयार मिलेंगी, तो आप ये सोचिएगा कि ये हमारी सोसाइटी ऑलरेडी इतनी डिग्रेडेशन का शिकार है। यहाँ पे आपके पास इल्म की कदर अहमियत जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मजीद जो है वो डिग्रेड होते जाएंगे। ये मेरी ज़ाती राय है। अब बाहर के मुल्कों के अंदर वाकई, अब आप देखें मीडिया को देखने, अगर आपके पास एंकर आ जाए तो आमना क्या होगा? एक आमना जो है ना मुझसे कुछ तो मैं पूछेगी जो है मिलजुल के कुछ कर लेंगे कुछ। फिर हमारे पास तो एक ही था बोलने का हुनर, वो भी हमसे ले लेंगे और वो जिस मर्जी कलर में रिपोर्ट को तैयार करके बिठा दें आप। लेकिन मेरे ख्याल में खतरनाक सूरत हाल ये कि ऐसा ना हो कि हम हमारी जगह आर्टिफिशियल सारे लोग बैठे और अगला ईद का प्रोग्राम वो कर रहे हैं। सर लेकिन मुझे एक बात है, एहतशाम साहब के पास, एहतशाम साहब यहाँ से मुझे याद आया, मेरी बात सुने, वो जब AI बिठा देंगे ना मेरी जगह, जो एंकर होगा लेट्स से, तो वो आप कहेंगे ना, वो आमना एक आप AI को बोलते रहेंगे, एक वो अपना क्वेश्चन उसने खत्म कर लिया, वो सुनेगी नहीं, वो क्या कितना आप मशीन के साथ चल सकते हैं। हमारे लिए आमना देखें, अभी थोड़ा सा पहले की बात है, AI के जरिए वो एक आखिरी बात ना, अगर हम जब एहतशाम साहब आपकी इजाजत से, मैंने कहा एक फायदा होगा कि जैसे ये एहतशाम साहब कहते हैं ना कि आमना एक जुमला, वही कह रही हूँ मैं, AI वाली आमना वो नहीं सुनेगी। दोबारा यही तो बात मैंने एहतशाम साहब को कहा है कि हम मशीन पे कितना रिलाई कर सकते हैं। देखिए आमना, ये जो AI की बात है ना, कल आपकी जगह को और बैठा होगा, अगले दिन नहीं, ये मेरा ख्याल है महीना 1.5 महीने पहले की बात है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो। वो जो शशि थरूर हैं, कांग्रेस के लीडर, वजीर भी रहे हैं और UN के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, बड़ा मशहूर आदमी है, लर्नर्ड आदमी है, इंटेलेक्चुअल हैं।
उनका इंटरव्यू आमना दिखाया उन्होंने, एक AI के ज़रिए एक जनाब शशि थरूर अलहदा बिठाया गया। अब पूरा का पूरा इंसान बैठा के उन्होंने जनाब उसने इंटरव्यू किया शशि थरूर का। अभी आप देख लें कि वो किस तरह हो गया। चलें, ये तो बात समझ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए या GP वो जो है उसके ज़रिए आप कोई चीज़ नहीं निकाल लेंगे, कोई थीसिस निकाल लेंगे, कोई आर्टिकल निकाल लेंगे। ये बंदों के साथ बंदों को बिठा देना ये बड़ी अजीब बात है। और दूसरी बात है आमना, जो अभी आप बात कर रही ना, आगे चल के 8.5 अरब की आबादी है, जितनी तेज़ी के साथ रिडेंसी हो रही है, लोग जॉब से चले जाएंगे। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है ही नहीं है। और मतलब है जो पढ़े लिखे लोग हैं, कल ही मैं एक फ़िगर देख रहा था कि जो अच्छे खासे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, 18 से 20 लाख पाकिस्तानी हैं आमना, जो बेरोज़गार हैं और जिनको थोड़ा सा भी चांस मिलता है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर की बिल्कुल रुक गया है, गवर्नमेंट ब्रोक हो गई है, गवर्नमेंट सेक्टर में ओपनिंग है ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं है। अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो मेरा ख्याल हमारे पढ़े लिखे लोगों का तो मुझे नहीं लगता उनका तो मुस्तकबिल कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अनलेस कि यहाँ पे प्लान किया जाए कि भी यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कैसे बनेगी, बाहर से प्राइवेट इन्वेस्टर कैसे आएगा। ये तालीम के शोबे में माजत के साथ हेल्थ और तालीम के शोबे में बिल्कुल लोग खर्च नहीं कर रहे, जो खर्च कर रहे हैं सिर्फ अपना माल बनाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया है, आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन में आप देखने डॉक्टर अताउर रहमान ने बड़ा काम किया था, वो जितना काम किया था वो सारा का सारा खत्म हो गया। आज हायर एजुकेशन में फिर सिफारशी ला के बिठा दिए गए। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही जिसको कहते हैं सिनिक व्यू है कि नज़र नहीं आता कि चीज़ें ठीक होंगी। दुनिया तो अलार्म्ड है आमना, वो तो डेफिनेटली फैसले कर रही है कि आगे इस मुसीबत से कैसे जान लगारी साहब, लेकिन ये मुसीबत इन्होंने डाली ना, खुद दुश्मन खड़ा कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये कर सकती है कि हमने गुज़श्ता 50 साल में करोड़ हाथ सालों से जितनी समंदर में पैदावार हुई थी हमने पिछले 50 साल में ख़त्म कर दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको वापस ला सकती है। हमने ये हमारी नस्ल ने जो है पिछली तमाम नस्लों से बचाई हुई जो हमारे पास चीज़ें थी हमने उनको ख़त्म किया है। क्या वो चीज़ें वापस आ सकती हैं? हमारी नस्ल ने ग्लोबल वार्मिंग की है और इस वक्त जो है टेम्परेचर मैं अभी देख रहा था कि 53 तक चला गया है जैकोबाद का, और इससे भी आगे जाएगा, 55 जा सकता है और इससे भी आगे जा सकता है। क्या हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको कंट्रोल कर सकेगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और इस सिस्टम ने जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया है, इस सिस्टम ने जितना इस दुनिया को, इस ज़मीन को, इस ग्लोब को तबाह किया है, क्या उसकी तबाही को वापस ला सकता है? क्या ओज़ोन में पड़ने वाले शिकाव जो है उनको दूर कर सकता है, उनको ख़त्म करके इस ज़मीन को हमारी असल हालत में वापस कर सकता है? हमें तो इस बात का खतरा है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपनी तरक्की को पहुंचेगी तो क्या हमारी ज़मीन बच चुकी होगी? हमें तो इस बात का खतरा है कि हमारी ज़मीन जो है वो अपने शदीद ख़तरे से दोचार है। क्या हमारी ज़मीन की उम्र अब बाकी कितनी रह गई है? हमें तो लगता है कि तहज़ीब अपनी एक चक्कर पूरा कर चुकी है और शायद कहीं भी ये तान टूटने वाली है और पता चलेगा कि एक दफ़ा हम कहीं भी नहीं रहे। हमारे एक दोस्त थे कमर जमील, बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे। वो कहते थे कि जब बहुत बड़ा धमाका हो तो समझना कि हम मर गए। तो मैंने कहा था कि क्या हम समझने के लिए मौजूद होंगे कि समझ गए कि हम मर गए? तो हमारे यहाँ जितना तरक्की हो रही है ये तो देखें कि हम कितने ज़्यादा वसाइल को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और हम बढ़ाए जा रहे हैं, आबादी बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और सोचने की बात है इसमें। चले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं आप सबका करूंगी और आप सबसे एक फिर रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते कि ईद का तीसरा दिन भी पड़ा हुआ है और अभी पूरा महीना आपने मुझे पता है फ्रीज करके जो गोश्त रखना है वो चलता रहेगा हल्का फुल्का साथ काम। तो आज ज़रा थोड़ा सा ना हथौला रखें, 3 दिनों में सब कुछ नहीं खा लेना, फिर डॉक्टर के पास पहुँचेंगे और बीमार हो जाएंगे, फिर पूरा महीना बीमारी तकलीफ से गुजरेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।